नमस्कार, मैं पत्रकार आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में जितना कम बात किया जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन बात करना इसलिए पड़ जाता है कि जिस तरीके से वो बयानबाजी देते हैं, जिस तरीके से वो किसी को टारगेट करते हैं, उससे साफ तौर पे पता चलता है कि उनको मीडिया में बने रहने का बहुत ज्यादा शौक है। इसके लिए ये झूठे आरोप भी लगा देते हैं। और आज तो हद हो गया। आज जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता नीतीश राणे जी ने ऐसे ऐसे बयान दे दिए हैं संजय राउत को लेकर के, ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसको सुन करके आप दंग हो जाएंगे। पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे कि नीतीश राणे जी ने क्या कहा संजय राउत को, और आगे ये भी बताएंगे कि शरद पवार के इस्तीफे की लेकर के इनसाइड स्टोरी क्या है और इससे किसको फायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। ये तमाम चीजों पे भी विश्लेषण करेंगे आपको। और महाराष्ट्र सत्ता की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आने हैं उसको लेकर के क्या फैसला आ सकता है, उस विषय में भी थोड़ा डिटेलिंग देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आज बात करेंगे अपनी नीतीश राणे जी के बयान को लेकर के। सबसे पहला उनका जो बयान आया वो ये आया कि संजय राउत सांप की तरह है। संजय राउत सांप हैं, वो डस लेते हैं समय आने पे, और वही चीजें हो रही है पिछले कुछ दिनों से। उद्धव ठाकरे को यह चीज समझ में नहीं आया। मेन सस्पेक्ट अगर कहा जाए कि उद्धव ठाकरे की बर्बादी का, तो वो संजय राउत हैं। ये इनके ऊपर आरोप पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज नीतीश राणे जी ने यह बात कह करके साबित कर दिया कि संजय राउत सांप हैं, विष उगलते हैं। और एक बड़ा खुलासा किया है नीतीश राणे जी ने। उन्होंने यह कहा कि संजय राउत 10 जून को कभी भी किसी भी वक्त वो एनसीपी में ज्वाइन कर लेंगे, एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे। यह बहुत बड़ा बयान नीतीश राणे जी का है। अब ऐसा क्यों कहा नीतीश राणे जी ने कि संजय राउत एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे? इसलिए दोस्तों कहा कि उद्धव के साथ उनकी दिलचस्पी नहीं है संजय राउत का। और आगे यह भी कहा, ये एनसीपी को संजय राउत बता रहे थे कि उद्धव ठाकरे अब राजनीति में पूरी तरीके से खत्म है, उनका कुछ होने वाला नहीं है और उद्धव ठाकरे मुझे सांसद नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो एनसीपी में जाकर के मिल जाना चाहते हैं। और एनसीपी में मिल करके वो वही चीजें करेंगे जो उद्धव ठाकरे के साथ किए थे। उद्धव ठाकरे को तहस नहस कर दिया, अब क्या एनसीपी को पूरी तरीके से तहस नहस करना है? ये भी बड़ा बयान नीतीश राणे जी ने दे दिया। दोस्तों आपको ये बताएं कि नीतीश राणे जी का एक और बड़ा बयान है। उन्होंने ये कहा कि वही संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे का नहीं हुआ, उद्धव ठाकरे का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता है। वो न शरद पवार का हो सकता है, न अजीत पवार का हो सकता है। और एनसीपी में वो शामिल होकर के भी क्या करेंगे? उनके लिए कुछ काम रहे तब तो यहां पे आगे ये भी कहा नीतीश राणे जी ने कि द केरल स्टोरी संजय राउत को पसंद नहीं आई है, तो मैं उनके लिए द रशियन स्टोरी जो है वो ओटीटी पे रिलीज कर दूंगा। अगर वो भी नहीं पसंद आया तो दिशा सालियान स्टोरी मैं ओटीटी पे रिलीज कर दूंगा। और आज रविवार है, अपने पूरे परिवार के साथ देखें संजय राउत। तो ये कटाक्ष कर करके संजय राउत की पूरी बखिया उधेर दी नीतीश राणे जी ने। नीतीश राणे जी की बयान थोड़ी सी अलग रहती है और संजय राउत पूरी तरीके से बौखला जाते हैं जब भी कुछ भी बयान देते हैं तो। लेकिन आप ये सोच ले कि कितना ज्यादा स्वार्थी हैं संजय राउत। जिससे काम होता है, जिससे उनको फायदा होता है, वो उसी के साथ जाकर के मिलाप करते हैं। जिससे फायदा नहीं होता है वो साइड हो जाते हैं, उस पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो संजय राउत ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, भूकंप आने वाला है। राजनीति गलियारों में चर्चा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, सत्ता पलट सकती है, पार्टी बदल सकता है, कोई पार्टी इधर का उधर जा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये मैं भी नहीं बता सकता हूं, मेरे सोर्सेस फेल हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक उथल पुथल हो रही है, तो मेरे जितने भी राजनीति गलियारों के अंदर के सोर्स हैं वो भी फेल हो चुके हैं। क्योंकि
क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, जो खिचड़ियां पक रही हैं, वो किसी को पता नहीं है। मतलब इनफैक्ट मैं बोल दूं कि पार्टी के लोगों को भी पता नहीं है कि कब क्या हो सकता है और कब पार्टी किसके साथ जाकर के मिल सकती है। तो जो ये बोल रहा है कि ये हो सकता है, वो हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये किसी को पता ही नहीं है। दोस्तों, शरद पवार की तो आपने देखा कि नौटंकी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गई। जो एनसीपी के कार्यकर्ता नाटक कर रहे थे, इस्तीफा दिया था शरद पवार ने, कुछ लोग आत्मदाह करने लगे थे, तो सुप्रिया सुले बाहर निकलती हैं और कुछ रेडी वाले, रिक्शे वाले होते हैं, वो कहते हैं, सुप्रिया सुले ट्वीट करके ये बोलती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था शरद पवार को, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, बहुत नाखुश थे। तो क्या वो आप रिक्शे और ठेले वाले की बात पे आकर के आपने इस्तीफा वापस ले लिया? जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। तो दोस्तों, ये साफ तौर पे और गलत है। और सुप्रिया सुले ने भी ये बात कही थी कि 2 बड़े विस्फोटक खुलासे होने वाले हैं। तो विस्फोटक धमाका होने वाला है, तो जिसमें आपने एक धमाका देख ही लिया, इस्तीफा देकर के इस्तीफा वापस ले लिया। ये पूरा विक्टिम कार्ड है, सिंपैथी कार्ड है। जनता से कैसे सिंपैथी लेना है, पार्टी से कैसे सिंपैथी लेना है, शरद पवार को बहुत अच्छे से आता है और ये उसी का सारा खेल था। अब अजीत पवार जो हैं, वो उनको एनसीपी का पद चाहिए, लेकिन शरद पवार बेटी को दें एनसीपी का पद या भतीजे को दें, तो ज्यादा खासम खास तो बेटी हैं। तो क्या उसी के लिए ये सारा गेम प्लान किया गया था? ये सोचने वाली बात है। क्या अजीत पवार का कोई और मास्टर प्लान है? सुनने में ये आ रहा है कि अजीत पवार एनसीपी से पूरी तरीके से नाखुश हैं, वो पूरी तरीके से इस्तीफा दे देंगे, पूरे साइड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सुनने को फिर से आ रही है। तो जब इस्तीफे का ऐलान किया शरद पवार ने, तो सबसे ज्यादा अगर खुश कोई था तो दोस्तों अजीत पवार थे। लेकिन अगर अभी सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है तो वो कौन है? वो अजीत पवार ही हैं। दोस्तों, यहां पे एक बात मैं आपको अभी बताऊंगा जो सुन करके आपको ताज्जुब होगा। शरद पवार ने इस्तीफा क्यों लिया, ये आप सुनना चाहेंगे? आप जान करके पूरी तरीके से आश्चर्यचकित होगा कि शरद पवार ऐसा भी सोच सकते हैं। शरद पवार ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इस्तीफा देकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं को मना लेंगे। मतलब ये बच्चे को लॉलीपॉप आप दिखाते हैं ना, कि कुछ भी बोल करके समझा लिया और चलो ठीक। आज की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आज शरद पवार ये बोल रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने पार्टी के लोगों को मना लूंगा, इसलिए मैंने बिना बताए इस्तीफा दे दिया। तो क्यों नहीं मना पाए आप शरद पवार जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, लोगों को? आपकी मन कैसे डोल गई? इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी, ये आप जरूर बताएं जनता को। ये जनता जानना चाहती है। दोस्तों, आजकल मैं आपको बता रहा हूं कि शरद पवार कैसे एनसीपी से धीरे धीरे साइड होने वाले हैं। भले अभी एक ड्रामा चला 2-3 दिन का, लेकिन कैसे वो धीरे धीरे साइड होने वाले हैं, इस बयान से आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। एनसीपी में भाखरी शब्द अभी बहुत चर्चा में है। भाखरी मतलब कि पुरानी रोटी सूख गई है तो नई रोटी के लिए आटा गूंदना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि एनसीपी में पुरानी रोटी कौन है? शरद पवार हैं, जो 82 इयर्स के हो चुके हैं। 1999 में पार्टी का गठन किया, कांग्रेस से साइड होने के बाद उन्होंने एनसीपी का गठन किया था 1999 में। तो कहीं ना कहीं जो रोटी पुरानी हो गई है वो शरद पवार है। तो अब लोग नया आटा गूंदना चाह रहे हैं नई रोटी के लिए। तो अब वो कौन है? अब इसकी तलाश हो रही है। एक ही पदाधिकारी वर्षों से चिपके हुए हैं, तो इसको लेकर के भी उनके ही पार्टी में नाखुश हैं लोग। भले ये शरद पवार को लोग नहीं बोलते हों, लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी में कुछ तो विधायक हैं जो नाखुश हैं। लेकिन अजीत पवार का जो ये सपना था कि 40 विधायक लेकर के मैं अपनी अलग कुछ मुख्यमंत्री बन जाऊं, ऐसी खबरें आ रही थी, वो सपना तो शरद पवार ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। ऐसा गेम खेला। तो ये राजनीति का बहुत ही पेचीदा, ये आप कह सकते हैं, ये रास्ता था जो अपनाया शरद पवार ने। इसको शायद अजीत पवार भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अभी मंझे हुए खिलाड़ी नहीं है। मंझे हुए खिलाड़ी तो शरद पवार हैं। जिस तरीके से वो चाल चलते हैं, शरद पवार को चाणक्य लोग बोलते हैं राजनीति का, और उनको सब कुछ पता होता है कि ये चाणक्य वाली चाल अगर चलूंगा तो ये कहां पर जाके गिरेगा, और वो वहीं जाके गिरता है।
तो अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और अनुभव उम्र से आती है। तो अभी उम्र अच्छी खासी शरद पवार की है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए पत्रकार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।